सीमा व अवकलज। तो सीमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की? सीमा को समझने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन पर विचार करते हैं। जैसे f(x) बराबर आपके पास क्या है 1/x, ठीक है। तो सीमा व सांतत, सीमा और अवकलज चैप्टर कौन सा है? 12 NCERT मैथ क्लास 11। तो f(x) = 1 है, तो यदि s की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसके f(x) की वैल्यू क्या होगी? 1/1 तो 1। s की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1/2। s की वैल्यू 10 लेते हैं तो क्या आएगा? 1/10। s की वैल्यू 100 लेते हैं तो क्या आएगा? 1/100। s की वैल्यू 1000 लेते हैं तो क्या आएगा? 1/1000। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे s की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो f(x) की वैल्यू घटती जा रही है। पहले था 1, फिर 1/2 तो आधा होगा, 1/10वां भाग हो गया, 1 का 100वां भाग हो गया, 1 का 1000वां भाग हो गया। तो जैसे जैसे s की वैल्यू, अब s की वैल्यू देखो बढ़ रही है। s की वैल्यू जब बढ़ाते जाते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। किसकी ओर जा रही है? 0 की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है? घटते घटते 0 की ओर। s की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसकी ओर जाती है? अनंत की ओर जा रही है। s का मान बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को लिखने का तरीका क्या है? LIM लिमिट लिख देते हैं। x नीचे s टेंड टू इंफिनिटी। जब s का मान अनंत की ओर अग्रसर हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में f(x) का मान 0 की ओर अग्रसर होता हो तो इसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट s टेंड टू इंफिनिटी f(x) = 0। कहेंगे फंक्शन f(x) की s बराबर इंफिनिटी पर सीमा 0 है, ठीक है। इसी प्रकार जब इसके स्थान पे हम किसका यूज कर दें? जब s का मान a की ओर अग्रसर हो रहा हो तो f(x) का मान l की ओर अग्रसर होता हो, इस प्रोसेस को क्या लिखेंगे फिर? लिमिट s टेंड टू a f(x) = l। और ये कहेंगे फंक्शन f(x) की s बराबर a पर सीमा l है। फलन f(x) की s बराबर a पर सीमा l है। इसका मतलब s का मान a की ओर अग्रसर हो रहा हो तो f(x) का मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा हो? l की ओर। इस प्रोसेस को लिखने की ये परंपरा है। लिमिट s टेंड टू a, नीचे लिख देंगे s टेंड टू a f(x) = l। इसका अर्थ ये होगा कि s का मान जब a की ओर अग्रसर होगा तो f(x) का मान l की ओर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब s का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा तो f(x) का मान 0 की ओर। ठीक है, ये दिखाया एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। अब यहां मान लो f(x) के स्थान पे क्या है? लिमिट x टेंड टू a है। f(x) के स्थान पे कोई बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन किसे कहते हैं? जिसमें s की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक 0, धनात्मक पूर्णांक और 0। जैसे 3x² + 7x + 9 ऐसे है। तो s टेंड टू a है तो s के स्थान पे जब बहुपदी फलन रहता है तो उसके s के स्थान पे डायरेक्ट मान रख देते हैं। 3 × a² 7 × a और +9, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि लिमिट s टेंड टू a और यहाँ पे f(x)/gx है, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है, ऊपर भी बहुपद है और नीचे, इसको क्या कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिमेय फलन। तो जब ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है तो अंश और हर का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। अंश और हर का गुणनखंड दोनों में रहता है, उसको काटते हैं। इसके बाद लिमिट गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले रखते हैं, ठीक है। जब बहुपदी फलन रहेगा तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, ठीक है। उसको गुणनखंड करेंगे ही नहीं। गुणनखंड करोगे तो कटेगा, नीचे तो रहेगा ही नहीं कुछ पद, तो कटेगा क्या? तो कटेगा नहीं। तो डायरेक्ट s के स्थान पे s के स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे जब बहुपदी फलन रहेगा। जब परिमेय फलन रहेगा, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है, ठीक है, तो अंश और हर दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड। और जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो ऊपर नीचे दोनों में होगा, उसको काटेंगे। काटने के बाद s के स्थान पे ये रखेंगे, ठीक है। अब यदि मान लो ऊपर और नीचे जैसे किसी में एक रूट, अंडर रूट वाला पद है, क्या है? रूट वाला पद है, तो क्या करेंगे उसको? जैसे कहीं पे आ गया x/√1 + x-x ऐसे, तो हर में रूट है तो हर का परिमेयकरण, अंश में रूट है तो अंश का परिमेयकरण, अंश और हर दोनों में रूट है तो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने का तरीका क्या है? कि जिसमें रूट है उस दो पदों के बीच में जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को बदल करके हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और उसकी सीमा निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गए? तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 x² - 9 अपान x - 3। की कोई डिफिनीशन नहीं है, बताए तो वही मान इस प्रकार लिखो, लिखवाएं समझाएंगे। हाँ, लिखवा दीजिए। सीमा को परिभाषित कीजिए।
सीमा को परिभाषित कीजिए। सीमा को परिभाषित करने के लिए हम निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करते हैं। हम निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/x। अभी जैसे हम लिखे थे वही लिखो आप भी। वन अपॉन 10 यहां हम देखते हैं जैसे जैसे x का मान अनंत की ओर बढ़ता जाता है, फलन का मान कम होता जाता है, अर्थात 0 की ओर अग्रसर होता है, अर्थात 0 की ओर अग्रसर होता है। इस प्रोसेस को हम निम्नानुसार लिखते हैं। इस तथ्य को हम निम्नानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f(x) इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि x का मान एक निश्चित संख्या एक की ओर अग्रसर होता है, एक की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार यदि x का मान एक निश्चित संख्या एक की ओर अग्रसर होता है, एक की ओर अग्रसर होने पर f(x) का मान एक निश्चित संख्या कैपिटल L की ओर अग्रसर होता हो, कैपिटल L की ओर अग्रसर होता हो तो इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू L, जिसे फलन f(x) की x बराबर a पर सीमा कहते हैं। जिसे फलन f(x) की x बराबर a पर सीमा L कहते हैं, ये सीमा की परिभाषा है। इस प्रकार नहीं है कि किसी प्राणी या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस प्रकार परिभाषा है। ठीक है, जिसे फलन f(x) की x बराबर a पर सीमा L कहते हैं। ठीक है, अब सीमा ज्ञात करने की विधि।
फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि। नंबर फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि। नंबर फर्स्ट गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है परिमेयकरण की विधि। परिमेयकरण की विधि। गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, परिमेयकरण की विधि। ठीक है, पहला क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या है? परिमेयकरण की विधि। ठीक है, अब इसमें सरल रेखा जैसे है, सुनो भाई, कोई क्वेश्चन एक तो नियम का यहाँ है, तो फिर कोई क्वेश्चन फिर आगे एक्सरसाइज में, तो कोई मिसलेनियस में, तो कोई एग्जाम्पल में, तो आपको इस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बताएंगे तो आपको डाउट रहेगा बहुत। ठीक है, एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन बताए तो जाएं, परंतु सीरियलिटी से बताए जाएं, इसलिए हम नोबोस से बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाना, फिर उसको सीरियलिटी से उसी को लगा लेना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा। इतना सरल चैप्टर भी लेंदी आपको लगेगा, जबकि सबसे आसान चैप्टर लिमिट, सीमा और अवकलज है। ठीक है, तो उसको क्रम से पढ़ाए देते हैं, और तो उसमें सब क्वेश्चन आ जाएंगे एनसीईआरटी वाले, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए हम व्यवस्थित पढ़ाना चाहते हैं इसको, ताकि आपसे बनने भी लगे और ये न लगे कि सरल चैप्टर कठिन जैसे आपको लगे। ठीक है, तो परिमेयकरण की विधि में देखो, सुनो, गुणनखंड की विधि में पहला क्या है? नंबर फर्स्ट गुणनखंड की विधि लिखते हैं। गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि लिखो। गुणनखंड की विधि में तो लिखो लिमिट s टेंड टू a fx अपॉन gx की सीमा ज्ञात करने के लिए fx व gx का गुणनखंड करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा देते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटाकर s के स्थान पर a रखने से दिए गए फलन की सीमा प्राप्त होगी। दिए गए फलन की सीमा प्राप्त होगी। ठीक है ना। fx और gx में क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटाकर s के स्थान पर a रखने से दिए गए फलन की सीमा प्राप्त होती है। यह सीमा प्राप्त होगी। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसके अंतर्गत आएंगे। लिखे इसको। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, नंबर फर्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन देखो। पहला इस प्रकार का दिया है, लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसका मान निकालना। मिल गया किताब में क्वेश्चन।
होगा कहीं ना कहीं, देख लेना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है लेकिन ऊपर नीचे। हाँ, तो लिमिट s टेंड टू 2, अब ये क्या करोगे, s का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपान s कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 2, s माइनस 2 s प्लस 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यस। अपान ये s रहबे करेगा, इसका गुणनखंड करते हैं, s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x अब प्लस 4, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 s प्लस 2। अब ये क्या होगा x, और इसको कॉमन लेते हैं x से, यहाँ से s माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 2 ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 s प्लस 2। ये क्या है, s तो रहबे करेगा, s माइनस 2 दोनों में है, तो s माइनस 2 कॉमन लिए तो पहले से s बच गया, दूसरे से 2, s माइनस 2 फिर से कैंसिल, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड काट दिए। और उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटने के बाद जो बचा उसमें s के स्थान पे क्या रख देंगे, आ गई, अर्थात 0 की अर्थ। हाँ, अब क्या करेंगे, s के स्थान पे क्या रख देंगे, अब जो बचा है, तो लिमिट s टेंड टू 2 s प्लस 2 अपान x 2 माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 2 अपान x s रहेगा है ना, यहाँ पे 2 प्लस 2 अपान 2, ये 2 माइनस 2, तो क्या होगा 4/2 गुणे 0, तो 4/0 इज इक्वल टू नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित राशि, लिख लो। विच इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, विच इज, जो कि अपरिभाषित राशि, जो कि अपरिभाषित राशि है, जो कि अपरिभाषित राशि है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, लिमिट x टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान s माइनस 3। तो क्या करोगे इसको, लिमिट s टेंड टू 3 s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपान s माइनस 3, लिमिट s टेंड टू 3 x माइनस 3 s प्लस 3। इससे क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी वाले आएंगे, कुछ भी अपने से दे देगा, नियम कानून भर जानते रहो, गुणनखंड करना, ठीक है। कई साल आए हैं क्वेश्चन सब अपने से बना बना के, तो वे सब बन जाएंगे। आपको आंसर पे गुणनखंड करना है, फिर इसके स्थान पे लिमिट रख देना, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, किताब को हो चाहे किताब के बाहर का, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 3 तो s प्लस 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 3, ये हो गया 6 आंसर। जहाँ आपको जोड़ना सिखाना है, तो किताब में मान लो दिया है 24 प्लस 17, तो कोई जरूरी थोड़ी किताब वाला परीक्षा में आए तो ही ले लेगा। किताब वाला 25 और 17 जोड़ने के लिए, तो आप किताब वाला दे 24 और 27 जोड़ने के लिए बोल दिया, तो कहोगे किताब का है नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है, सिंपल चीजें बदल के दी जा सकती हैं, ताकि वो कोई चुटका फाड़ के ना ले जाए किताब वहाँ का परीक्षा हाल में, एक परीक्षा धन फाड़ के ले जाए या संपूर्ण हल फाड़ के ले जाए एनसीईआरटी का। बहुत लोग लेते हैं। हाँ, तो फाड़ के ले जाए तो उनसे मिलेगा नहीं, जो पढ़े होगा उन्हीं से बनेगा। अब जो क्वेश्चन है, अब इसके स्थान पे एस स्क्वायर माइनस 9 अपान एस माइनस 3 है, तो क्या दे दिया कोई किताब वाला, ये लिख दिया एस टेंड टू 4, और एस का स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया 4 चौक 16, अपान लिख दिया एस माइनस 4, तो कहीं नहीं बनेगा, जब ये क्वेश्चन लगाया होते ये नहीं बनेगा आपसे। सुन लिए प्रियंका, यहाँ ये देखो, सुनिए सर, कि जैसे ये क्वेश्चन आपको लगाए हो और अब ये आ गया, तो क्या नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। ऐसे ना आते हैं, ठीक है ना। वैसे अनंत वाले क्वेश्चन कोई है नहीं, तो आश्चर्यजनक ही आ गया। नहीं है, उसमें एनसीईआरटी की बुक में था। हाँ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी एक बाहर का बता रहा हूँ, ये पर एनसीईआरटी में
यार इन्फिनिटी वाला यही बार क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई नहीं, लेकिन इन्फिनिटी आंसर आ जाए। लिख ले। दूसरा वाला लिखना है क्या? हाँ, ये दूसरा नंबर सवाल लगा लो। अब तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर सवाल ये है, लिमिट यही मेरे में आया था ना सर, लगता है। x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसको क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 2, कॉमन क्या ले लें ऊपर से, देखने से पता चला क्या कॉमन ले लें। ऊपर से दोनों में क्या, ऊपर से लेना है, एक्सन लेंगे एक्स। अरे दोनों में तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का है कॉमन लो, स्क्वायर वही तो। एक्स का है दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। हाँ, एक्स स्क्वायर ले लीजिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पहले से एक्स माइनस 2, इसका गुणनखंड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 3। लिमिट क्या होगा, x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर ये एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 3 दोनों में है तो एक्स माइनस 3 कॉमन, तो बचा क्या, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कट गया तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3, 3 ये 2 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 1, 4 बटे माइनस 1, 4 ये भी बटे अपरिभाषित है। माइनस 4। अपरिभाषित हाँ, कहाँ, परिभाषित है, जीरो थोड़ी है। अपरिभाषित कब होता है, जब बटे में जीरो आता है। बटे में जीरो बटे में जीरो कहाँ, एक ही हो माइनस 1 है। माइनस 1 तो ऊपर माइनस चला जाता है, एक रहेगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। 4 तो परिभाषित राशि, अपरिभाषित तभी लिखोगे जब बटे में जीरो आएगा। और बटे में जीरो इस सवाल के अलावा जो बता चुके हैं उसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पैदा, अगर होगा तो कोई सवाल नहीं पैदा होगा तो देखकर आप गलत लगा रहे हो। वैसे तो हर एक क्वेश्चन में जीरो रख दोगे, इसके साथ इन्फिनिटी आ ही जाएगा। ठीक है, तो नियम के खिलाफ नहीं लगाना है कि आप डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाओ। जहाँ पे परिमेयकरण हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है, आप गुणनखंड नहीं करते, जबरदस्ती रख दोगे तो इन्फिनिटी आ ही जाएगा। अब कहे हम इसमें s के स्थान पे डायरेक्ट लिमिट रख देते तो 0/0 ना आ जाता, तब परिभाषित राशि हो गई। पर नियम क्या है, आंसर हर का गुणनखंड करना और वैनिष्ठ गुणनखंड को काटना, इसके बाद लिमिट रखना। अब नियम के खिलाफ करोगे तो इन्फिनिटी आ ही जाएगा इस सवाल में भी, इसका मतलब आपका गलत है। ऐसा अब वहां उस वाले सवाल में हम तो नियम के साथ भी कर रहे हैं, तब भी इन्फिनिटी आ रहा है, तब से तो चलेगा। ठीक है, 18 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी कम नंबर आ रहा है तो चलेगा, पर लापरवाही करते हो कम नंबर आता है तो वो नहीं चलेगा। यस सर। सुन रहे हो सर की बात ना, सुने रहना। बस कितना फॉलो कर। उसमें नेल पेंट लगा दीजिए, कदरी हुई हो। क्या लगा दें, नेल पेंट अगर कदरी हुई हो तो। नेलपेंट क्या है, नेल पेंट यानी पॉलिश। अच्छा पॉलिश लगा दें तो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जलेगा जब लगाएंगे तो। हाँ, ये अकाजमाई की दवा है हाँ। कि ठीक हो जाता है। हम्म। चलो। अगला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 2 इसमें भी 2 है। सब में ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10
अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या किया जाए इसको? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इसको क्या किया जाए? ऊपर वाले का गुणनखंड कर दिया जाए। हाँ करो, गुणनखंड कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 और अचर पद क्या है? -10। 3 गुणे -10 क्या होगा? -30। और -30 के गुणनखंड करो, तो -30 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? -6 गुणे 5 होगा, हाँ 6 पंचे 30। और -6 और 5 को जोड़ो तो -1 आएगा। -1 है यहाँ बीच में है ना, -1 यही गुणनखंड होगा। 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x -10 अपान x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। एक मिला अंतर। लिमिट s टेंड टू 2। दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? 3 और x, तो s -2। अब 5 कॉमन लेंगे तो s -2 अपान s -2 s प्लस 2 ऐसे। तो लिमिट x टेंड टू 2 s -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3s प्लस 5 अपान x -2 s प्लस 2। ठीक है, अब s -2 है जिस गुणनखंड यस सर। कट गया, तो लिमिट s टेंड टू 2 3s प्लस 5 अपान s प्लस 2। अब s के स्थान पर रख दो 2। 3 गुणे 2 प्लस 5 और 2 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 5 अपान 4। 6 5 11/4 ये आंसर है। ठीक है, यस सर। अब तो न बनेगा। नो सर। अगला क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंड टू लिमिट x टेंड टू 3 s की पावर 4 -81 अपान 2x स्क्वायर माइनस 5s माइनस 3 2s स्क्वायर माइनस 5s माइनस 3। इसका गुणनखंड करो, नीचे का इसका ये हो लिमिट जाएगा करो। 3x माइनस 2x। अब इसको क्या करेंगे? लिमिट माइनस। अंदाज बस ना लगाए कि चले आने कोई, एकदम अंदाज परफेक्ट बस सही होना नहीं चाहिए। कर s की रहे हैं। पावर 4 और 3 की पावर सर 4। देखिए 2 3 6 हुआ तो उसका हो जाएगा ही ना। 2 3 6 -6 हुआ। माइनस। -6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? माइनस 3 और 2 माइनस। हाँ क्या कर दें बताओ? तो बताओ मेरा पूछ रहे हैं किससे? उससे पूछ रहे थे प्रियंका से। -3 हाँ और -3 2। गुणे 2 ऐसे क्या करें? हाँ -3 गुणे 2 करें तो -6 आ जाएगा, पर -3 और 2 को जोड़ो तो -1 आएगा। है क्या यहाँ? -5 -5 प्लस कर दो। तो यहाँ क्या कर रहे प्लस? सर 8 और 3 होगा। 8 और 3 कैसे 8 और 3? 8 3 पता नहीं। आपको कॉन्सेप्ट अभी पता नहीं है, यही तो हम बता रहे हैं कि अभी जब पता ना हो तो पूछो, और डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन तो क्या होता है कि स्कूल में अधिकांश स्कूल में ऐसे बता दिए, आदत करवा दिए, और वो पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन दिए हैं उसी को तैयार करवा दिए, उसको कोई दूसरा क्वेश्चन आगे तो नहीं देना बनेगा। ठीक है, 2s स्क्वायर माइनस 5s माइनस 3 का ओरिजिनल रूल क्या है? s स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। 2 × -3 तो क्या आएगा? -6। और -6 के बहुत सारे गुणनखंड बन सकते हैं। उन गुणनखंडों में से वे गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। ठीक है, तो -6 पे आप बोले जैसे माइनस क्या बोले अभी? -3 गुणे 2 तब भी -6 आ जाएगा। -3 गुणे -2 तब भी -6 आ जाएगा। -6 को लिख सकते हो क्या? -6 गुणे 1 कर दोगे तब भी
6 आ जाएगा। -6 को लिख सकते हो 6 × -1, तब भी -6 आ जाएगा। ठीक है, पर कुछ लोग -6 का गुणनखंड ये भी लिख देते हैं, -2 और -3 अनजान लोग, क्योंकि 2 और -3 का गुणा करोगे तो +6 आ जाएगा। -6 का गुणनखंड कहाँ कहलाएगा? 2 3 6 तो हुआ ना। पर इसको -5 लाने के लिए जानते हैं क्या करेंगे? 2x² -2s -3s लिख देंगे और -3। अब इससे कुछ कॉमन लेंगे, यदि तो कॉमन क्या लेंगे? 2x, तो 2s कॉमन लेंगे तो s और -1 बचेगा। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ s+1 बच जाएगा। अब यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, तो कैसे कॉमन अब ले सकते हैं? तो भी वहाँ भी गलती करेंगे कुछ। तो -3 कॉमन लेने के बाद जबरदस्ती s-1 लिख देंगे। जानते हैं कि s+ जानते हैं कि s+1 आएगा, पर कॉमन लेने के लिए -3 कॉमन लेंगे और यहाँ s-1 लिखे रहेंगे। s-1 लिख के और यहाँ पर 2s-3 लिख देंगे और वो कहेंगे पता नहीं कैसे नंबर कट गया। यस सर, मेरे से नहीं बनता तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अगर एक तो आ गया जो तो दूसरे साइड भी वही लिख देती हूँ। हाँ, आप कॉमन लेने के बाद जो आना चाहिए, चाहे जो आता हो, आप वही बना दोगे जो इसमें है। यस सर, मैं बनाती हूँ। हाँ, मुझे पहले बताया गया था कि मतलब कि सर नहीं बताया था, कोई लड़का बताया था, मेरे से नहीं बन रहा था, बोला जो यहाँ पे आ जाते हैं ना वही यहाँ पे भी लिख दिया करो, देखना देखता अपना मत करो। कॉमन क्या लोगे? तो फिर दूसरा कॉमन, जो कॉमन लोग क्या लोगे, तो यहाँ पे दूसरा कॉमन लेने के बाद भी ना लिखना रहता है। यस सर, तो कॉमन जो लिए तो गलत है, कॉमन लिए तो गलत, तो गुणनखंड वही ले जाएगा। ये थोड़ी है कि आप इतना आप सही लिख दिए भले जबरदस्ती तो वहाँ कुछ नंबर पा जाओगे। वहाँ पे भी गुणा करने से उतना आना चाहिए ना, दोनों कोष्ठक से। हाँ, तो इसका रूल समझ में आया क्या करना होता है? हाँ। s² के गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या आती है उसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, उनमें से वे गुणनखंड लेते हैं जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंचते हैं आप, इसमें आए ना तो ये क्या होगा? ये वाला तो होगा ही नहीं किसी हालत में। ये लिख दोगे तो क्या होगा? -3 और गुणे -2 तो क्या होगा? देखो इसका गुणनखंड, इसको जोड़ोगे तो -3 और 2 को जोड़ोगे तो -1 आएगा। इसमें क्या करेंगे? 3 और -2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। -6 और 1 को जोड़ोगे तो -5 आएगा। यहाँ पे 6 -1 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। और यहाँ -3 और -2 तो -5 तो आ जाएगा, लेकिन ये -6 का गुणनखंड है ही नहीं। यस सर, -6 का गुणनखंड नहीं है, क्यों? क्योंकि -7 तो प्लस, तो ये 6 का गुणनखंड कहलाएगा। और ये -6 का गुणनखंड निकालने की जरूरत है आपको, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन गुणनखंड लिया जाए? -6 + 1। हाँ, ये वाला लिया जाएगा। यस सर। तब ये तब यदि आप ये लेते हो तब समझ जाओगे पढ़े लिखे लोग हो। और यदि आप -6 का गुणनखंड -3 गुणे